क्या आपने कभी बिहार के उन दूर दराज गांवों की रातों का सन्नाटा महसूस किया है, जहां 1980 के दशक में न तो बिजली की तारें पहुंची थीं और न ही दूर दूर तक कोई पक्की सड़क थी? जब सूरज ढलते ही पूरा गांव ढिबरी और लालटेन की पीली रोशनी में सिमट जाता था और चारों तरफ छाए घने कोहरे तथा ताड़ के पेड़ों के बीच सिर्फ सियार की हुआ गूंजती थी। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है। आज से 4 दशक पहले यानी सन 1984 में मेरी पहली पोस्टिंग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक बेहद पिछड़े और देहाती इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में हुई थी। उस जमाने में सरकार शिक्षकों को ऐसे सुदूर गांवों में भेज दिया करती थी जहां पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ा जंग जीतने जैसा था। गांव का नाम था लालगंज। आज मैं आपको अपने जीवन की वही सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाने जा रहा हूं, जिसे याद करके आज भी मेरी बूढ़ी हड्डियां में ककंपी छूट जाती है। लालगंज पहुंचा तो गांव के मुखिया जी ने मुझे रहने के लिए गांव के उत्तरी छोर पर बनी एक पुरानी ईंटों की हवेली नुमा कोठी दी। वो कोठी 1930 के जमाने के किसी जमींदार की थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। विशाल आंगन, भारी भरकम शीशम के दरवाजे और छत पर बड़ी बड़ी कड़ियां। मुखिया जी के साथ आए बूढ़े चौकीदार सुखदेव काका ने कोठी की चाबी मुझे थमाते हुए बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा था, मास्टर साहब, सांझ ढलने के बाद कोठी से बाहर मत निकलिएगा और सबसे जरूरी बात, उत्तर दिशा वाले उस बड़े पोखरे तालाब की तरफ रात को भूलकर भी कदम मत बढ़ाइएगा। वो पोखरा साधारण नहीं है। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है उस पोखरे में? तो सुखदेव काका ने आसपास देखकर फुसफुसाते हुए बताया कि 80 के दशक के उस दौर में गांव में अकाल और हैजा फैला था, जिसमें कई औरतें अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई थीं। गांव की पुरानी कहानियों के अनुसार उस पोखरे के ताड़ के पेड़ों पर डाकिन और तिनकी का साया रहता है, जो भटकते हुए राहगीरों को उनके अपनों के नाम से पुकारती हैं। मैं ठहरा जमाने का पढ़ा लिखा मास्टर, मैंने उनकी बातों को देहाती वहम और अंधविश्वास मानकर हंसकर टाल दिया। शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे। 1984 की वो कड़कड़ाती ठंड की रात थी। दिसंबर का महीना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे में लालटेन की मध्यम पीली रोशनी कांप रही थी और मैं अपनी खाट पर बैठा बच्चों की कॉपियां जांच रहा था। बाहर इतना घना कोहरा था कि खिड़की से 2 हाथ दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल दूर खेतों में जल रहे पुआल की सूंधी महक और ठंडी हवा की सरसराहट थी। तभी कोठी के भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बाहर से किवाड़ खटखटाया। मैंने घड़ी देखी। रात के 11:15 बज चुके थे। इस कड़कड़ाती ठंड में इतनी रात गए कौन आ सकता है? मैंने सोचा शायद मुखिया जी ने सुखदेव काका के हाथ कोई संदेश भेजा होगा। मैंने ढिबरी उठाई और भारी किवाड़ की सांकल खोली। बाहर कोहरे में कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद तेज हवा से किवाड़ हिला होगा। मैं वापस अंदर आने ही वाला था कि तभी उत्तर दिशा वाले उस पोखरे की तरफ से घने कोहरे को चीरती हुई एक आवाज आई। वह किसी स्त्री के रोने की आवाज थी। वो कोई आम रोना नहीं था, बल्कि एक गहरा, करुण और कलेजा चीर देने वाला विलाप था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक तैर गई। लालटेन की लौ हवा में थरथराने लगी। मैंने आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी खाट पर पहुंचा, वो रोने की आवाज अब खिड़की के ठीक बाहर आ चुकी थी। और फिर उस विलाप के बीच से एक ऐसी आवाज निकली जिसने मेरे हाथ से लालटेन छुड़ा दी। खिड़की के पार से मेरी अपनी स्वर्गीय मां की आवाज आ रही थी। मेरी मां, जिनका देहांत 3 साल पहले ही पटना में हो चुका था, वो वही पुरानी देहाती भाषा में मुझे पुकार रही थी। रमेश वाह, बाबू,
किवाड़ खोल, बाहर बहुत जाड़ा लग रहा है, खोलना बाबू। वह आवाज इतनी सटीक, इतनी असली और इतनी करुणा से भरी थी कि एक पल के लिए मेरा दिमाग भटक गया। मेरा हाथ खुद ब खुद खिड़की की कुंडी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे सुखदेव काका की चेतावनी याद आई कि वो साया आपके अपनों की आवाज चुराता है। मैंने हिम्मत जुटाई, अपने हाथ पीछे खींचे और चिल्लाकर कहा, कौन है बाहर? जो कोई भी हो, चले जाओ यहां से। मेरे इतना कहते ही खिड़की के पार से आ रही वो मीठी माँ की आवाज एक झटके में बदल गई। वो आवाज इतनी भारी, कर्कश और भयावह हो गई जैसे कोई बहुत पुरानी हड्डी को घिस रहा हो। खिड़की के लोहे की छड़ों पर किसी के लंबे और नुकीले नाखूनों के रगड़ने की भीषण आवाज आने लगी। फिर खिड़की के शीशे पर बाहर से लाल रंग का कुछ चिपचिपा पदार्थ थपाथप मारा जाने लगा। मैंने टॉर्च जलाकर खिड़की पर रोशनी डाली। ग्रिल के उस पार घने कोहरे के बीच एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसका चेहरा पूरी तरह उल्टा था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और जलती हुई लाल पुतलियों वाली थी। उसकी उंगलियां ताड़ के पत्तों की तरह लंबी और सूखी थीं। वह अपनी मरोड़ी हुई गर्दन से खिड़की के ग्रिल को खींचने का प्रयास कर रही थी। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था, हाथ पैर में जान नहीं बची थी। मैंने अपनी आंखें कसकर मूंद ली और अपनी खाट पर बैठकर ईश्वर का नाम जपने लगा। बाहर से किवाड़ पर, दीवारों पर और छत पर जोर जोर से प्रहार की आवाजें आती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कच्चा मकान ही गिर जाएगा। वह आकृति पूरे 2 घंटे तक मेरी ही आवाज में, मेरी माँ की आवाज में और कभी गांव के मुखिया की आवाज में मुझे बाहर बुलाने का छलावा रचती रही। रात के करीब 3 बजे जब दूर गांव के टोले से किसी मुर्गे की बांग गूंजी तो वह भयावह तांडव अचानक थम गया। एक पल में पूरा सन्नाटा छा गया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह जब सूरज की लालिमा कोहरे को चीरकर बाहर निकली, तब जाकर मेरी जान में जान आई। कांपते कदमों से जब मैं कोठी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कोठी के बाहरी दरवाजे पर और खिड़की की दीवारों पर इंसानी हाथों की छाप बनी हुई थी। लेकिन उन हाथों में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियों के निशान थे और वे सब ताजा खून और गोबर से सने हुए थे। सुखदेव काका दौड़ते हुए आए। उन्होंने दीवारों का हाल देखा और बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, मास्टर साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने रात में किवाड़ नहीं खोला। पोखरे वाली डाकिन ने कल रात आपकी बलि लेने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उसी दोपहर अपना बोरिया बिस्तर बांधा, मुखिया जी को अपना इस्तीफा सौंपा और मुजफ्फरपुर जाने वाली पहली बस पकड़कर लालगंज गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज 1982 की उस घटना को दशकों बीत चुके हैं। बिहार के उन गांवों में अब सड़कें बन गई हैं, बिजली के खंभे लग चुके हैं और वो पुरानी कोठी भी शायद अब ढह चुकी होगी। लेकिन 80 के दशक की उस रात का खौफ आज भी मेरे अंदर जिंदा है। आज भी जब कभी गांव में बारिश होती है या कड़कड़ाती ठंड में कोहरा छाता है और दूर कहीं कोई लोहे की कुंडी खटकती है, तो मुझे लगता है कि लालगंज के उस पोखरे से कोई साया निकलकर आज भी मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है और मेरी ही माँ की आवाज में मुझे पुकार रहा है।